माया नगरी के स्थापित कलाकार राठौड़ खुद को केवल बिहार का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार के उभरते युवा आइकन युवा तुर्क जय सिंह राठौड़। इनकी भविष्य की योजनाओं पर आज हम इनकी जुबानें खुद सुनेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसमें कुछ सीधे कुछ टेढ़े प्रश्नों के साथ हमारे साथ हैं श्री जय सिंह राठौड़ साहब जी। सवाल शुरू करते हैं सर आपसे। जी, आपने राजनीति को क्यों चुना, जबकि आप मुंबई में अभिनेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं? फिर आप बिहार वापस क्यों आए? देखिए, राजनीति मैंने नहीं चुना। यूँ कहें, मेरे लिए राजनीति जो है वो सेवा करने की नीति है। मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार के लोगों को वो चीज़ दे सकूँ जो मेरा विज़न है बिहार को लेके। बिहार हमेशा से एक शासक रहा है। बिहार में आप देखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बिहार शिक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ था, बिहार में हर वो चीज़ था। और मैं कहता हूँ कि राजनीति का केंद्र बिहार था, चाहे वो मौर्य की बात हो या सम्राट अशोक का समय हो। तो बिहार हमेशा से केंद्र रहा, लेकिन कहूँ कि एक सही या उचित प्रतिनिधि नहीं मिलने की वजह से आज बिहार हाशिए पे है। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार को मैं पुनः उसको वो चीज़ में दिला सकूँ, उसको उसका सम्मान लौटा सकूं। मैं जानता हूं कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज की राजनीति, सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने। आज की राजनीति, देखिए, आज जो समय है ना, आज जो परिवेश है, आज के डेट में लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में लोग व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ युग है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो लोग जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा गिव एंड टेक कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी गलत नीति है। मुझे लगता है कि नए लोगों को आगे आना चाहिए। उभरते युवा आइकॉन है, युवा तुर्क के रूप में देखे जा रहे हैं, तो आपके नजरिए से आप युवाओं के बारे में आपकी सोच क्या है? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आपने। हालांकि हमारा देश जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% इस पूरे देश में युवा है, लेकिन युवा की बात करता कौन है? लोगों को सिर्फ वोट के समय इनकी याद आती है, झंडा उठाने के लिए इनकी याद आती है, रैलियों में इनकी याद आती है, लेकिन इनके अधिकार की बात की जाए, इनके शिक्षा के लिए बात की जाए, तो युवाओं की बात तो कोई करता ही नहीं है। सिर्फ लोग करते हैं कि नहीं, ठीक है, युवाओं को भी आगे आना चाहिए, युवाओं को नौकरी करनी चाहिए। लेकिन युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार, मैं कहता हूँ बिहार सरकार के पास क्या रोड मैप है? वो क्या चाहती है कि युवा सिर्फ झंडा उठाए, युवा सिर्फ रैलियों में भाग रह के लेके रह जाए? उनके पास भी ऐसा रोड मैप तैयार होना चाहिए कि हमारे बिहार का या हमारे देश का युवा जब 18 वर्ष का हो जाए तो हम उसको इस लायक बना दे कम से कम कि वो अपना जीविकापार्जन कर सके। और ना कर सके तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस युवा को सशक्त करे ताकि वो गलत रास्तों पे ना जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें इनिशिएट करके आगे आना चाहिए कि युवाओं को किस प्रकार हम सही दिशा दे सके, क्योंकि जब तक युवा सही रास्ते पे नहीं आएंगे, जब तक युवा एक क्रांतिकारी सोच के साथ आगे नहीं आएंगे, तब तक इस देश, इस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है। 2024 और 25 में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भी कोई आपकी तैयारी है क्या? लोग की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। मेरे विभिन्न संगठन हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ ये चीज़ को कि भाई जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो भी हमारे संगठन हैं, वार्ड सदस्य हैं या रसोईया संघ है या पंच सरपंच संघ है और एक PSL है, जो उसके बाद सहारा के लोग हैं, और भी कई संगठन है, ई-रिक्शा संघ है, मतलब n नंबर ऑफ संगठन है जिनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि उनको मैं न्याय दिला सकूं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मेरे जैसे लोग या उन्हीं के बीच में से कोई एक लोग उस पद पे नहीं आएगा, उस स्थान पे नहीं आएगा, तो उसको वो अधिकार नहीं दिला पाएगा। क्योंकि एक कहावत है ना कि जिसने चोट ना खाई हो वो चेहरा क्या पहचानेगा, और दिल का दर्द तो कोई दिल वाला ही जानेगा। तो जिसके दिल में वो चोट होगी ना, वो इस चीज़ को पहचान सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं के बीच का कोई एक व्यक्ति आगे आके लड़ाई लड़े, और उस लड़ाई को मैं उनके साथ मिलकर जब मैं लड़ूँ, तब उनको वाकई में उसका हक और अधिकार मैं दिला पाऊंगा। आप वैसे पहले शख्स हमको दिखते हैं जो वार्ड मेंबर संघ, रसोईया संघ या सरपंच संघ को आपने चुना है। नॉर्मली इनका अभी तक कोई नेता नहीं है, इनको अब तक मैं समझता हूँ कि अब तक कोई इनका अभी हक नहीं मिल पाया है। तो क्या आपको इसमें कोई सफलता मिल रही है? क्या आपके हिसाब से इनको न्याय मिल पाएगा?
ये बात सही कहा आपने। और मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, सही बात है कि बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग जा रहे हैं, उनका चयन कर रहे हैं और उनकी लालसा है कि उनको एमएलए या एमपी बनना है। मेरी कोई लालसा नहीं है कि मैं एमपी और एमएलए बन जाऊं, क्योंकि मुझे इनके सपने को साकार करना है। जो पार्टियां अपने पीछे में गांधी जी की मूर्ति लगाती हैं, गांधी जी का उत्सव मनाती है, गांधी जी की जयंती मनाती है, उनको पता है गांधी जी का विचार क्या था। गांधी जी का विचार था कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति वो मजबूत हो। और वो कब मजबूत होगा? वो तब मजबूत होगा जब पंचायत में रहने वाला उसका प्रतिनिधि वो मजबूत होगा। और पंचायत में रहने वाला प्रतिनिधि जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा, वो कौन है? वो वार्ड सदस्य है, वो पंच है। पंच को परमेश्वर की उपाधि देने वाले लोग, आज उनकी स्थिति क्या है? आज वो क्यों ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव के नाम पर इलेक्शन जीत के आते हैं। हाँ भाई, हम पंच हैं, हम सरपंच हैं, लेकिन उनके लिए काम कौन कर रहा है? जबकि अगर सरकार उनको प्रॉपर व्यवस्था दे तो उनको ही इससे फायदा है। समझिए कि जो 80% जनता जो बिहार की गांव में रह रही है, छोटे छोटे मसले, छोटे छोटे केस, वो पंच और सरपंचों के माध्यम से पंचायतों में ही उसका निष्पादन हो सकता है। लेकिन कहने की छोटे छोटे जो नासूर है वो बड़ा बड़ा घाव का रूप ले रहा है। तो अगर सरकार इसके ऊपर ठोस कदम उठाए और उनको सशक्त करे तो मुझे लगता है कि वाकई में इनका कल्याण हो सकता है। और ये गांधी जी का विचार है। और ये मैं आपको इस आपके हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं जब तक समाज में अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ इंसान, उसको जब तक प्रथम पंक्ति पे लाके मैं खड़ा ना कर दूं, तब तक मैं ये लड़ाई लड़ते रहूंगा और अंतिम सांस तक लड़ते रहूंगा। आज भी बिहार से काफ़ी लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। मिलाजुल कर कहा जाए तो बिहार को मैन पावर सप्लायर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह रोका जाए, या कोई आपके पास कोई रोड मैप है इसको लेकर के कि इस पर क्या कुछ करना चाहिए? एग्जैक्टली देखिए, अगर मैं इस बात को कहूँ कि बिहार में आज बिहार के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है अपनी शक्ति को पहचानने की। एक हमारे यहाँ गाना भी है ना कि भाई हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरे को जय से पहले खुद की जय करें। तो जो बिहार का व्यक्ति बाहर जाके मजदूरी कर रहा है, बाहर जाके किसान बन रहा है, पंजाब में, हरियाणा में, आपके बिहार के अंदर तो इतनी ज़मीनें हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है आपका बिहार। आप कृषि में कुछ कीजिए, कृषि को आगे लेके चलिए। लेकिन कृषि के लिए बिहार सरकार कर क्या रही है? आज भी जो है जितने हमारे किसान भाई हैं उनको ना ठीक से यूरिया मिल पाता है, ना बीज मिल पाता है। मैं कहता हूं उनको नए टेक्नोलॉजी से कृषि करने के लिए ना ट्रेनिंग दे पाते हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ समझिए कि ये जो सरकार में अधिकारी बैठे हैं उनको एक वेतन मिल जाता है और इसी से विभाग चल रहा है, कृषि विभाग हो या जो भी अन्य विभाग हो। लेकिन जो किसान मजदूरी करके ज़मीन पे अन्न उपजा रहा है उसकी क्या दशा है? और अगर मैं कहूँ कि नौजवानों की बात, तो नौजवान अगर पढ़ लिख के उसी चीज़ को अगर टेक्नोलॉजी से करे तो समझिए कि अन्न से कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। हमारे बिहार के अंदर कितनी बड़ी चीज़ें हो सकती है। हमारे बिहार की मिट्टी इतनी खूबसूरत है, हमारे बिहार के अंदर हर वो चीज़ उपलब्ध है जिससे हम अपना फसल बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास ज़रूरी और ज़रूरत है तो सही संसाधनों की, जो मैं कहता हूँ कि सरकार उसको उपलब्ध कराए, और तभी जाके बिहार का कुछ कायाकल्प हो सकता है। नई नई फैक्ट्रीज यहाँ आनी चाहिए। हमारे यहाँ तो सब चीज़ है। जब मजदूर यहाँ के, तो बाहर फैक्ट्री क्यों? वो फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगेगी? मारुति की हो या और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री हो, कई सारी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आती है? जबकि मैं कहता हूं, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर जितने मजदूर, जितने मैकेनिक्स हैं, उसमें 70 से 80% लोग बिहार के लोग हैं। सोचिए, इतने टैलेंटेड लोग हैं, हर क्षेत्र में टैलेंटेड है, और वो लोग बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने घर में रोटी नहीं है। मजबूरी में वो बाहर जा रहे हैं। जिस दिन सरकार इस व्यवस्था पे काम कर लेगी, मैं कहता हूं बिहार के ही लोग बाहर के लोगों को मजदूरी देंगे, बाहर के लोगों को काम देंगे। लेकिन ये काम कोई करे तब तो, क्योंकि यहाँ पे वो मेंटालिटी ही नहीं है। सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना है, जाति पाति में लोगों को बांट देना है। युवा है तो उसको जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो, और उसी में फंसे रह जाओ और ऊपर बैठ के
राज करो, उनकी विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार में शिक्षा मंत्री अलग ही राह पकड़े हुए हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हो एक स्वच्छ तरीके से काम कीजिए, तभी बिहार का विकास हो सकता है। मैं ऐसे अपने युवा भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब समय आ गया है आपको भी झांकने का, क्योंकि आपकी बात कोई दूसरे करने नहीं आएंगे। आज आपको अपने अधिकार और अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। कई लोग ये कहते हैं कि राजनीति करनी अच्छी बात नहीं है, हम क्यों राजनीति करें, हमको इस सब में नहीं जाना है, हमको तो कोई अच्छी सी नौकरी करनी है। आप करिए ना, बेशक नौकरी करिए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए मेरे भाई कि जो हक और अधिकार आपको मिलना है वो किसी संस्थान से नहीं मिलेगा, वो आपको सदन में मिलेगा। तो आप अपने बीच का कोई प्रतिनिधि चुनिए जो आपके दर्द को समझता हो, जो आपकी बात को समझता हो, और उसको आप आगे ला के रखिए और उससे ये शपथ लीजिए कि भाई मैं तुमको आगे लेकर चल रहा हूँ और हमारे देश का 70% नौजवान तुम्हारे साथ है। इन 70% लोगों के लिए कुछ तो तुमको करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौजवान के अंदर जो आग है वो भड़केगी और फिर एक नौजवान भारत का निर्माण होगा। ये मुझे पता है और ये निश्चित होगा। ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए जिनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो सकारात्मक हो कि लोग वाकई में युग को बदल सके। मैंने एक बार एक नारा भी दिया था कि युवा ही युग बदल सकता है। मैंने ये चीज़ हमारे युवा क्रांतिकारी, देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी से मैंने ये सीखा था, ये जाना था कि एक 18 वर्ष का युवा क्या कर सकता है। तो एक युवा ही युग बदल सकता है और मैं इस राह पे हूँ और मैं जानता हूँ कि इस बिहार को पूंजीवादियों से और एक ऐसे परिवारवादियों से मैं बचाकर पुनः वो चीज़ स्थापित करा सकूं जो बिहार वाकई में डिजर्व करता है। भारत में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हैं, जो हम सभी जानते हैं। और जो युवा प्रतिनिधित्व है, अगर वो वाकई में अगर लोकतंत्र को, हमारा मजबूत लोकतंत्र चाहिए, तो उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी भी अपने चरम पे है। तो आपको क्या लगता है कि अगर देश ये समेकित रूप से आगे बढ़े तो बेरोजगारी भी दूर हो, युवाओं का सशक्तिकरण भी हो, और अगर पॉलिटिकल क्षेत्र में बात करें, हम लोकतंत्र में अगर युवाओं की भागीदारी बढ़े, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब एक युवा आगे आएगा, आपको याद होगा 1926 में एक संघ आगे आया था जिसका नाम था नौजवान भारत संघ, जिसको भगत सिंह ने लेके आए थे। और वो भगत सिंह उनकी जो सोच थी, उनकी जो क्रांतिकारी सोच थी कि जो किसान का बेटा है, जो गरीब का बेटा है, उसको भी हक अधिकार मिले, वो भी क्रांति की लड़ाई लड़े, देश की लड़ाई लड़े, आज़ादी की लड़ाई लड़े। क्योंकि जो पहले पूंजीवादी लोग थे वो आज के डेट में भी उसी तरह की क्रांति की ज़रूरत है। आज के डेट में भी पूंजीवादी लोग हावी हैं, आज के डेट में भी परिवारवादी लोग हावी हैं। जो नेता है उसी का बेटा नेता बनेगा। क्यों? आम नागरिक, जिस बच्चे ने, जिस युवा ने अपना खून पसीना सींचकर उस पार्टी को बनाया है, क्या उसका हक नहीं बनता है कि उस पार्टी में उसको एक सम्मान मिल सके? लेकिन नहीं, सिर्फ उसको झंडा उठाने के लिए मिलता है, सिर्फ उसको, मैं कहूँ तो रैलियों में हिस्सा करने के लिए मिलता है। उसको उसके हक की बात कौन करता है? जब बात आती है तो जातियों में बात अटक जाती है या धर्म पे बात अटक जाता है। मैं कहता हूँ करिए बात, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करिए, मानवता की बात करिए, क्योंकि गरीबी जाति देख के नहीं आती है। किसी भी जाति का व्यक्ति गरीब या अमीर हो सकता है, ये हमेशा याद रखिए मेरे भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूँ एकजुट होइए और नए क्रांति का आगाज कीजिए। हम बात कर रहे थे जय सिंह राठौर जी से। अगर यूथ आइकॉन या युवा तुर्क के रूप में इनको जाना जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं। युवाओं के प्रति इनको जो सोच है, जो क्रांतिकारी सोच है, और युवाओं के अलावा बहुत सारे मुद्दों पर जो हमने इनसे सवालात किए और इन्होंने जिस बेबाकी से अपनी राय रखी, हिंदुस्तान डिजिटल को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है। और मैं समझता हूँ कि आप आगे बढ़ें, युवाओं की आवाज़ उठाएं, बेरोजगारी दूर हो, युवा आगे बढ़ेंगे। आप जैसे क्रांतिकारी सोच वाले अगर ऐसे रहेंगे, सुवाई के युवा आगे बढ़ते रहेंगे।
हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वे बिहार में यूथ आइकॉन बन चुके हैं। ऐसे आइकॉन जिसने अपना सफल व्यावसायिक जीवन युवाओं को प्रेरित करने और उनकी शक्ति को जगाने के लिए समर्पित कर दिया है।